करते हैं। इस अमेरिकी टूर का ये पहला प्रोग्राम है। दो महत्वपूर्ण कवि समारोह में हैं। हिंदी यूएसए का आज का ये कवि सम्मेलन इसलिए उल्लेखनीय है कि हिंदी कवि सम्मेलन की 3 पीढ़ियां एक साथ आपको दिखाई दे रही हैं। एक हिंदी कवि सम्मेलन की बिल्कुल नई पीढ़ी है जो पिछले 5, 6, 7 सालों में कवि सम्मेलन में आई है। भाई जगबीर राठी के रूप में वो रंगमंच के एक लोकप्रिय कलाकार रहे हैं, लेकिन कवि सम्मेलनों में उनकी आमद अभी पिछले 4-5 वर्षों से रेखांकित की गई है और इतनी तेजी से रेखांकित की गई है कि वे अमेरिका तक उनकी सुगंध पहुंची है। एक बार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत कीजिएगा। और बैठे बैठे बहुत प्रशंसा करना, ये हरियाणवी आदमी इतनी बड़ाई का अभ्यास नहीं था इसलिए चौंक गया, बोले मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कैसे होने लगी। और आदरणीय बलबीर सिंह करुण जी इस समारोह में हैं, तो मैं कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि हिंदी की जो विश्व पताका आप लोग फहरा रहे हैं, देवेंद्र भाई और आप सब मिलकर, अगले वर्षों में जो नए टेक्नोक्रेट्स आए हैं, नई जनता हिंदुस्तान की आई है, वो भी इस हॉल तक पहुंच सके। कुछ हमारी पहुंच में भी कमी रही, उन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए, कुछ उन लोगों की सूचना में भी कमी रही। आदरणीय बलबीर सिंह करुण जी का इस कार्यक्रम में होना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय है कि हिंदी कवि सम्मेलन के पास आज ऐसे कम लोग हैं जिनकी साधना का इतना बड़ा काल हो जितना उनका बड़ा है। 50 वर्षों से वे कवि सम्मेलन में हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस व्यक्तित्व के साथ इतने सारे समंदर पार करके अमेरिका पहुंचा जिन्होंने कवि महाकवि रामधारी सिंह दिनकर के साथ कविता पढ़ी है, पंत जी के साथ कविता पढ़ी है। ये आपका भी सौभाग्य है कि आप बलबीर सिंह करुण जी को आज बैठकर सुनेंगे। आप सब लोग यहाँ पहुंचे, आपके लिए आभार। मैं कुमार विश्वास आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी हाथों में थोड़ी बहुत शक्ति और आंखों में थोड़ी लज्जा शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। आइए, मैं भारतीय सबसे आगे इसलिए है दुनिया में क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जैसे पूरा विश्व मंदी की चपेट में आया, हिंदुस्तानी मंदी की चपेट में नहीं आया, क्योंकि भारतीय कुछ ऐसे काम जानते हैं जो केवल भारतीय जानते हैं। आप देख लीजिए, भारतीय की बैलेंस शीट 1000 करोड़ की हो जाएगी, तब भी भारतीय घरों में महिलाएं एक 10 रुपए का टूथ ब्रश होता है उसे फेंकती नहीं है। वो पहले चाकू गर्म करती हैं गैस पर, फिर उसका आगे का हिस्सा काटती हैं प्लास्टिक का और पीछे के हिस्से से पजामे में नाड़ा डालने का यंत्र बनाती हैं। ये केवल भारतीय कर सकता है। भारतीय का पजामा अगर किसी सांस्कृतिक आयोजन में पीछे से फट जाए तो भाभियां उसको फेंकती नहीं है, उसकी दोनों टांगे काटकर दोनों तरफ से सिलकर लंबे वाले तकिए का कवर बनाती है। तो अगली बार आप किसी जैन साहब के घर जाएं और ऐसे किसी तकिए पर बैठे तो आप सोच कर बैठिए कि उनके ताऊ जी की टांग पर बैठे हुए हैं। तो ये भारतीय जानता है। लेकिन आज से 50-55 वर्ष पूर्व हिंदुस्तान की संसद में हमारे कुनबे के सबसे बड़े महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने खड़े होकर यह कहा था कि एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, साइंस इनलाइटेड विद रिलीजन, लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान। आज जब यूएस आकर माइक्रोसॉफ्ट में 42% हिंदुस्तानी बेटों की हिस्सेदारी देखता हूं, आपके महामहिम राष्ट्रपति ओबामा जी के पर्सनल डॉक्टर्स की टीम में 17 भारतीय डॉक्टरों की हिस्सेदारी देखता हूं और यहां उतरने के बाद आपकी प्रशंसा के किस्से सुनता हूं तो मुझे लगता है मेरे पूर्वज की भविष्यवाणी आपके माध्यम से सत्य सिद्ध हुई। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और आइए, क्योंकि समय की सीमा है, हम थोड़ा लंबित समय से इस कार्यक्रम में प्रारंभ कर पाए हैं। मेरा मन है कि जो हाँ, एक तो मेरा मन यह है, जनता की भारी मांग भी है, कवि भी चाहते हैं कि देवेंद्र जी से हमें कविता जरूर सुनेंगे ताकि देवेंद्र जी को पता चले कि जो कष्ट आप लोगों को मिलता है वो कैसा होता है। वो 2 लोग भागे जा रहे थे तो उनको पुलिस वाले ने पीछे वाले को पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले छोड़, वो आगे वाला कवि था, अपनी सुना गया, मेरी नहीं सुन रहा है। तो हमारा मन ये है कि देवेंद्र जी से हमें कविता जरूर सुनेंगे, लेकिन देवेंद्र जी का ऐसा कहना है कि पहले आप लोग कविताएं सुना लीजिए। दोस्तों, मैं आपकी संख्या पर नहीं जा रहा और मैं भाई जगबीर राठी से भी ये कहूँगा कि आप जो लोग इस हॉल में उनकी संख्या पर न जाइए, इनके घनत्व पर जाइए, इनके आयतन पर मत जाइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने समंदर पार करके हिंदुस्तान का परचम यहाँ तक पहुँचाया है। माएँ और भाषाएं अपने बेटों से बड़ी बनती हैं। हम हिंदी माँ के ऐसे बेटे हैं
जिनकी सुगंध 7 समुंदर पार तक पहुंची है। आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन आप भारत माता के वो बेटे हैं जो इस बड़े मुल्क में उस बड़े विचार वाले देश का झंडा उठाए हुए हैं। हम आपको भी प्रणाम करते हैं। हमारे कवियों को ये अनुभूत कराइए, ये महसूस कराइए कि ये हॉल भरा हुआ नहीं है। आप जितने भी लोग हैं, आपकी एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां इस हॉल में बजें ताकि हम आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकें। दो पंक्तियों में मैं वंदना करता हूं उस परम शक्ति की जिसके माध्यम से आप यहां तक पहुंचे हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जीवित कहानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। उसकी मेहरबानी आपके सिर पर रहे, हमारे सिर पर रहे। हम और आपके बीच केवल एक अंतर है। एक छोटी सी लघु कथा से मैं भाई जगबीर राठी से अनुरोध करूंगा। वो हरियाणा के आदमी हैं, उसके लिए हरियाणा में पैदा होने के बाद कोई विशेष उपक्रम करने की जरूरत नहीं है हंसने हंसाने के लिए। भारत में हास्य रस का वो अकेला प्रदेश है। बाकी जगह पैदा होना घटना है, इनके यहाँ पैदा होना दुर्घटना है। तो इसके साथ 3 अच्छी बातें हैं कि एक तो हरियाणा के हैं और एक ये हास्य कवि हैं और एक ये जाति से चौधरी और जाट हैं। तो आप ये मान के चलिए कि करेला नीम पर पुनैन खाकर चढ़ गया है। आज बहुत प्रसन्न है, बहुत मूड में है, एक मस्त इंसान के रूप में है। दोस्तों, एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था, साधना करता था। दूर जंगल में जाकर सोचता था कि शहर में किसी को खलल ना पहुंचे, मैं जंगल में नाद को साधूं। उसका नाद सुनकर कोई नहीं आता था, सब पशु पक्षी उड़ जाते थे, बड़े बड़े जानवर डर जाते थे, शेर जैसे सोचते थे पता नहीं क्या हो रहा है। कहते हैं कि एक छोटा मेमना आता था और जब जब वो थाप देता था तो मेमना उछल जाता था। एक बार उसको लगा संगीतकार को ये मेमना कभी संगीतकार रहा होगा जीवन में। उसे किसी साधु ने पशु पक्षियों से बात करने की शिक्षा दे दी। संगीतकार ने उस शिक्षा को लेकर उस मेमने से पूछा कि भाई मेमने, क्या तुम कभी संगीतकार रहे हो? जो मेरे मृदंग की मुर्गियों पर तुम उछल उछल जाते हो। आंखों में पानी भरते हुए इस मेमने ने कहा, दोस्त, मैं नहीं जानता संगीत क्या है। मित्र, मैं नहीं जानता कि तुम मृदंग में क्या धुन बजाते हो। बस मैं इतना जानता हूं कि जो मृदंग तुम बजाते हो, जिस खाल पर तुम थाप देते हो, वो मेरी माँ के चमड़े की है। उस पर थाप पड़ती है और मैं कराह जाता हूं। हिंदी और हिंदुस्तान के लिए कराह पैदा करने वाले लोगों ने महोत्सव किया है। आइए इस कराह को आह और वाह में बदलें। एक बार जगबीर राठी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। राम राम तो बोल दो। हम लोग सहम गए, उन्होंने बता दिया जाट है, कवि है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक ठाक आदमी हूँ। एक्चुअली मेरा यहाँ आने का पर्पस दूसरा है। आपने कुमार की सेहत देख ली होगी। सच कह रहा हूँ, ऐसा 65 में एक बार इसको पाकिस्तान भेजा था, उसने हमला कर दिया। 71 में फिर भेजा, फिर हमला कर दिया। अब इसने बताया मैं यूएसए जा रहा हूँ। कहा भाई अब की बार हमला नहीं चलेगा, मैं साथ चलता हूँ, मोटा था। लेकिन दोस्तों, खुशी इस बात की है कि आपने मुझे दीप जला के रखा है यहाँ हिंदी का। मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, अच्छी लगी तो दूसरी भी सुनाऊंगा, अच्छी नहीं लगी तो 4 और सुनाऊंगा। मैंने छोटे छोटे तो गीत अभी कल परसों में लिखे हैं, मैं उनसे शुरू करूंगा। बीच में जो मेरी औकात है मैं उस पर आऊँगा। देवेंद्र जी ने जो हिंदी का जो काम यहाँ किया, मैं एक बात मन से यहाँ बोलना चाहता हूँ। हम भारत में रहते हैं, हिंदी के लोग, हिंदी के ज्ञाता रहते हैं, लेकिन हिंदी की जो सेवा हमने यहाँ पर देखी है, मैंने कहीं नहीं देखी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जितने अच्छे श्रोता आज इस सभागार में हैं, मैंने कहीं नहीं देखे। नहीं, एक मिनट, इसमें तालियां बजाने की बात नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं और कहीं गया ही नहीं। खैर, ये पहले वो गीत मैं हिंदी के लिए खास तौर से देवेंद्र जी के उस मिशन के लिए लिखा है, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि दूर देश से आया हूं मैं। अब ये साथ देंगे क्योंकि ये गीत आपका ही है, मेरा नहीं है, मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन भावनाएं और कार्य आपका ही है। कि दूर देश से आया हूं मैं, अलख जगाऊं गली गली, हिंदी बने जगत की भाषा, ढोल बजाऊं गली गली।
दूर देश से आया हूँ मैं, अलग जगाऊं गली गली, हिंदी बने जगत की भाषा, ढोल बजाऊं गली गली। अभी ताजी ताजी लिखी है, भाप निकल रही होंगी, आपने देख जाओ कागज में से कि हिंदी है भाषाओं की रानी, आओ इसका श्रृंगार